हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आई होप आई एम ऑडिबल विजिबल टू ऑल। एक बार जल्दी से मैसेज करके मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, क्या मैं आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ दोस्तों? हाँ जी। एक बार दोस्तों कंफर्म कर दीजिए, क्या दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? हाँ बेटा, नरगिस, आफरीन, प्रज्ञा, निवेदिता, साक्षी, पूजा। भाविनी। हाँ दोस्तों। ये दोस्तों, देखो, आज का मैं सेशन में आप लोगों से कुछ बात कहना चाहता हूँ, कुछ आप लोगों की फीलिंग्स भी सुनना चाहता हूँ। पर उससे पहले कि आप लोग मुझसे इस जुडिशरी के रिगार्डिंग जो जजमेंट आया है उसके बारे में कुछ पूछे, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ जो मेरे मन की बात है। इस जजमेंट को देखने के बाद जो मुझे फील हुआ, देखो, मैं इस सेशन के अंदर ना, मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मैं किसी भी तरीके का प्रमोशन करूं या आपको किसी भी तरीके से पढ़ाऊं। ना इस सेशन का पर्पस आपको पढ़ाना है, और ना ही इस सेशन के अंदर मैं किसी भी प्रमोशन की तरफ आया हूं कि मेरा वीडियो सब्सक्राइब करो। कुछ प्रमोशन की जरूरत नहीं। इस समय जो हमारे साथ हुआ है उस इनजस्टिस के बारे में मैं आप लोगों से बात करने हैं। ना ही इस वीडियो, इस सेशन के अंदर हम लोग प्रमोशन की बात करेंगे, और ना ही मैं आप लोगों से कोई पढ़ाई की बात करूंगा। सबसे पहले तो जो बच्चे अगर सोच कर आए हैं कि कुछ पढ़ने की बात होने वाली है, तो दोस्तों आप लोगों को मैं पहले ही इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय जो हमारे साथ हुआ है ये एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है। मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक मॉन्स्ट्रस जजमेंट जो पास किया है, इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सपने हमसे दूर कर दिए। मैं जानता हूं और मैं इस बात को समझता भी हूं कि आप लोग इस समय किस फ्रस्ट्रेशन से, किस कंफ्यूजन से और किस एंजाइटी से गुजर रहे हो। मैं उस हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे का दर्द समझ सकता हूं। एक बच्चा जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता है तो उसे बहुत सारे कठिन हालातों से होकर गुजरना। परिवार के लोग उसकी सिचुएशन नहीं समझते। लाइफ में प्रेशर होता है कि पैसा कमाना है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एंटर होता जाता है, लड़ता है, मेहनत करता है, इमोशनली वीक होने लगता है। उसके अलावा हेल्थ इश्यूज जो है वो बहुत जल्दी हिट करने लगते हैं। ये एक बड़ा कॉमन चीज है जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चे को फेस करनी पड़ती है। पर उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चे को बाकी सारी जगह जो बच्चा लड़ रहा है उसे सिर्फ इतने इश्यूज फेस करने हैं। हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है हमारे लिए तो एक बड़ा इशू, एक और बड़ा चैलेंज, जो कि हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमें दे दिया है। तो मैं आप लोगों के इस फ्रस्ट्रेशन को, इस कंफ्यूजन को, इस एंजाइटी को मैं बोलूंगा कि मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने दिन रात मेहनत की है। आप लोगों ने अपने जीवन में इस लक्ष्य को पाने के लिए, अपने आप को जज के तौर पर देखने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी के इन कीमती सालों की कुर्बानी दी है। या फिर कुछ बच्चे जो अभी एलएलबी कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने कीमती सालों की कुर्बानी देने की ठान ली थी। मगर अचानक से हमारे साथ क्या हुआ, एक फैसले ने एक ही दिन में हमारी जिंदगी को बदल दिया। जो इस समय की सिचुएशन है वो हमारे साथ कुछ इसी तरीके की सिचुएशन है। मगर दोस्तों, इस दुख के साथ में आप लोगों को एक चीज कहना चाहूं कि हमें इसमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि जो जिंदगी में असली संकट आते हैं वो योद्धाओं के साथ आते हैं, वो किसी भी आम आदमी के साथ नहीं आते। तो अगर हम जिंदगी में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो हमारे साथ ऐसी परेशानियां, ऐसे संकट आते हैं। मैं मानूंगा ये कोई छोटा परेशानी नहीं है, ये कोई छोटा संकट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां तैयारी कर रही हैं,
जिनको माँ बाप शायद इतना लंबा समय नहीं देंगे। बहुत सारे लड़के हैं जिनके ऊपर कमाने का प्रेशर आने लगेगा, परिवार को संभालने का प्रेशर आने लगेगा। लोग सवाल पूछने लगेंगे कि बच्चे ने 3 साल की लॉ करी, 5 साल की लॉ करी, उसके बाद आपके बेटे ने क्या कमाया, आपका बेटा क्या करता है। उसके पहले एक बच्चा सिर्फ जाकर कोर्ट में ये सोच कर जाए कि मैंने पहले ट्रेनिंग करूंगा और उसके बाद जाकर पेपर देने जाऊंगा, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं जानता हूं। पर मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगा कि हमें ये याद रखने की जरूरत है। हाँ जी, हमें ये याद रखने की जरूरत है कि संकट असली योद्धाओं के सामने ही आता है। ये फैसला हम पर एक बिजली की तरह गिरा है, मगर ये भी याद रखना है कि बिजली सिर्फ उन्हीं पेड़ों के ऊपर गिरती है जो ऊंचे होते हैं, और हम सब लोग वही पेड़ है इस समय। हम सब लोगों को उसी पेड़ की तरह खड़े होने कर और डटने की जरूरत है और उस बिजली का सामना करने की जरूरत है। मैं बहुत अच्छे से आपकी परेशानियों को समझ रहा हूं, पर मैं आप लोगों से बोलूंगा कि हमारे पास इस समय उस कठिन समय में डटकर लड़ने के अलावा इस समय कुछ नहीं। मगर ये बात भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई आप लोगों के लिए बहुत लंबी नहीं रहेगी। इस बात का भी मैं आप लोगों से वादा करना चाहूंगा। मैं क्या कहना चाहता हूं इस बात से कि ये लंबी लड़ाई नहीं रहेगी, इससे मेरा कहने का क्या मतलब है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पर अभी मैं आप लोगों से इस जजमेंट के बारे में मैं क्या फील कर रहा हूं, मैं अभी वो सारी बातें आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैं उस दर्द को आप लोगों के और अपने दर्द को आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। देखो, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि कोई भी जज या वकील आसानी से नहीं बनता। कोई भी जज और वकील आसानी से नहीं बनता। लॉ की डिग्री बहुत सारे लोग लेते हैं, मगर जो असली वकील और असली जज बनता है वो कठिन परेशानियों के बाद ही बनता है। इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, और ये बात मैं आप लोगों को भी समझाना चाहता हूं कि आपको अब ये समझना होगा कि आप अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, अब इस समय आप देश के उस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं जो कि आने वाले समय में न्यायाधीश कहलाएगा, जो कि आने वाले समय में लोगों के साथ जस्टिस करेगा। ये कोई आम जॉब नहीं है या कोई आम तैयारी नहीं है, ये एक उस चीज की तैयारी है जो कि समाज में जस्टिस करने का काम करती है। और हर डिग्री के बाद एक पोजीशन आपको नहीं मिलती, वो है लर्नेड की पोजीशन, जो कि ये डिग्री आप लोगों को दिलाती है। लर्नेड उस पर्सन को कहते हैं जो बुद्धिजीवी होता है। तो अगर इस समय इस कठिन परेशानी में, इस कठिन हालातों में अगर हम ही लोग हिम्मत हार देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। इसलिए भले ही ये फैसला हम पर बिजली की तरह गिरा है, पर मैं बोलूंगा हमें हिम्मत रखने की जरूरत है। जी बेटा, लव हैंडल, आपकी हिसाब से मैं बात करने नहीं आया हूं। आप सभी लोगों की परेशानियां मैं सुनूंगा। आप सभी इस समय परेशान मत होइए, इस समय घबराइए मत। मैं आपसे यही कहूंगा, पैनिक करने की जरूरत नहीं है बच्चे। मेरी बात को एक बार सुनो, मन में बैठाओ। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देने आया हूं। मेरा पर्पस यहां कोई भी ऐसी बात कहना नहीं है जिससे मैं आप लोगों का टाइम बर्बाद करूं। मेरा कोई पर्पस ऐसा नहीं है, इसलिए मैं बस आपसे इतना कहूंगा, 2 मिनट मेरी बात सुनो। उसके बाद मैं आप लोगों की सारी बातें सुनने के लिए तैयार हूं। पर मुझे ऐसा लगता है आप अपने कीमती 2 मिनट तो मुझे दे ही सकते हैं। क्यों दोस्तों, क्या आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे मैं अपनी बात कंप्लीट करूं? हाँ भाई दोस्तों, भाई अगर आप लोग कहेंगे तभी मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। जी, थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहूंगा कि इस समय हमारे सामने कठिन हालात हैं, मगर हमें इस समय
एक योद्धा की तरह रिएक्ट करने की जरूरत है, ना कि एक स्टूडेंट की तरह। मैं आप लोगों से बोलूंगा, इस समय आप लोगों को अपनी मेहनत दुगनी करने की जरूरत है और अपना ध्यान 3 गुना। मेहनत दुगनी क्यों? क्योंकि हमें अब डबल मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि हमें अच्छे से पढ़ना है। तीसरी चीज जो मैंने आप लोगों से कहा कि ध्यान 3 गुना करना है, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि इस समय जो डिस्ट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा होगा। पढ़ना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना मुश्किल होगा अपना डिस्ट्रैक्शन को दूर करना। और इसीलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा, आपको जरूरत है कि आप अपने सपने को और ज्यादा रोशनी से जलाएं, ध्यान को 3 गुना करके, और इस समय अपनी मेहनत को 2 गुना करके। पहले लॉ चेंज हुए, बिल्कुल बेटा, मैं इन सारे हालातों को समझता हूं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं आप लोगों से इन सारे हालातों से नहीं समझता हूं। मैं आप लोगों से इसी के बारे में आज बात करने आया हूं। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं। मैं आप लोगों से ये वादा करने आया हूं कि इस लड़ाई में आप लोगों को अकेला नहीं रहने दूंगा। मैं इसीलिए आप लोगों से वादा करने आया हूं। मैं आप लोगों से ये कहने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से कि मैं सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करने वाला हूं। भले ही कोई मेरे साथ अभी और कोई जुड़ा है या ना जुड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे आप लोगों का सपोर्ट जरूर चाहिए। क्योंकि मैं एज अ टीचर अगर वहां जाकर अपने इंटरेस्ट के रेफरेंस को रखता हूं तो मेरा लोकस स्टैंड आए और मेरे ग्राउंड्स कम होंगे। मैं चाहूंगा कि आप में से 1 या 2 स्टूडेंट मेरे साथ आए जो कि पिटिशनर बनने के लिए मेरे साथ तैयार हो। क्योंकि मैंने उस जजमेंट को पढ़ने के बाद ये पूरी तरीके से समझ लिया है कि हमारे इंटरेस्ट के बारे में वहां सही से सुनवाई नहीं की गई। इसलिए हम अपने इंटरेस्ट को जाकर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में रखें, ये जरूरी है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर आप बातें बना रहे हो कि रिव्यू पिटीशन फाइल करोगे। आप जब उस केस में पार्टी ही नहीं थे तो आप रिव्यू पिटीशन कैसे फाइल कर सकते हो? तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि मैं दिल्ली में खुद प्रैक्टिस करता हूं, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस केस में यहां रिव्यू पिटीशन भी जाएगा और एप्लीकेशन भी जाएगी इसके रिगार्डिंग कि हमें रिव्यू की सुनवाई करने दी जाए। तो इसीलिए अगर मेरे साथ कोई एक एस्पिरेंट होगा जिसकी अभी 3 साल पूरे नहीं हुए हैं तो उसमें मुझे मदद मिलेगी और हमारा लोकस स्टैंड है और ग्राउंड जो है वो ज्यादा बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि भाई मैं रिव्यू पिटीशन फाइल करूंगा और आप लोगों के लिए पूरी तरीके से लड़ूं। पर इस समय आप लोगों से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे आप लोगों के बस एक सपोर्ट की जरूरत है, आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, और साथ में आप लोगों को एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अपनी मेहनत को अभी कम मत करो, क्योंकि ये साल अभी हमारे पास है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने इस साल को हमारे लिए बचा रखा है। तो ये साल हमारे पास है जो कि उत्तराखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की वजह से निकल जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो नया साल आएगा, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में अगर सुनवाई में कुछ टाइम लग भी गया, वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप बनाकर जो डेली डायरी है, डायरी नंबर मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि ट्यूसडे ट्यूसडे या वेडनेसडे तक फाइल जो है आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जो कि आप डायरी नंबर देख पाएंगे। जिन लोगों को नहीं देखना आता है मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि भाई डायरी नंबर कैसे देखते हैं। हर बार हियरिंग पर आप लोगों को उस ग्रुप के अंदर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग उस पिटीशन की हियरिंग को सुन पाए, हमने क्या आपके इंटरेस्ट को सही से रखा है या नहीं रखा है ये भी देख। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अगला साल मैक्सिमम क्योंकि ये साल हमारे पास सेव है, भले ही 3 एग्जाम से है पर हम मान के चलते हैं ये 6 महीने हमारे पास सेव है। तो इस 6 महीने के बाद जो नया साल आएगा, जब तक उससे पहले ही अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज मैं ये चाहता हूं कि आप इसमें दुआ करें, आप इसमें प्रार्थना करें कि हमारे लिए जो नया साल आए वो बहुत अच्छा हो और हम लोग इस लड़ाई को जीते, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखा गया। क्योंकि जब कोई एक आईएएस और पीसीएस
अगर एक एग्जाम पास करके ट्रेनिंग करके एक स्टेट को चला सकता है, एक जिले को चला सकता है, तो एक सिविल जज कौन से ऐसे लाइव एक्सपीरियंसेस की जरूरत है उसे कि वो कोर्ट से ही सीखेगा। अगर आपको लगता है तो ट्रेनिंग का टेन्योर बढ़ाइए, आप ट्रेनिंग का टेन्योर बढ़ाइए, या फिर आपको जो जुडिशियल ट्रेनिंग है उस पर उतना भरोसा नहीं है कि कोई बच्चे ने अगर एग्जाम क्वालिफाई किया है और वो जुडिशियल ट्रेनिंग में सुनने के बाद या सीखने के बाद इस काबिल नहीं हो जाएगा कि वो बेंच ना संभाल दे। और इसके अलावा ट्रेनिंग तो होती ही है ना, जहां वो बच्चा जो कि ट्रेनी जज के तौर पर बहुत सारे बेंच को शेयर करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर विजिट कर कर उनकी वर्किंग देखता है। तो जैसी ट्रेनिंग एक आईएएस की एक लॉन्ग टेन्योर की है, वैसी ट्रेनिंग हमें दी जाए, ना कि हमारे साल को बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एज क्राइटेरिया को भी तो नहीं बढ़ाया, एज क्राइटेरिया के बारे में भी तो बात नहीं करी। भाई जो बच्चा अब 22 साल में 25 साल में लॉ करके निकल रहा है, उसे 3 साल का एक्सपीरियंस लेना है, तो उसे सिर्फ 3 साल दिए जाएंगे। 1.5 साल की तो 2 साल की तो कोचिंग में ही निकल जाती है। इतने सारे सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं। पहले राजस्थान में भी कम सब्जेक्ट पूछे जाते थे, राजस्थान में भी सब्जेक्ट्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सिर्फ उस बच्चे को इतनी नाइंसाफी कि 3 साल या 4 साल दिए जाए तैयारी के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा कि हमारे इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं किया गया है। और एक और बात भी मैं आप लोगों से इस पे कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट के फैसले दिए हैं। भाई देखो, प्लीज मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा, प्लीज कोई भी पर्सन प्रोटेस्ट करने के बारे में ना सोचे, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट का फैसला नहीं है कि आप लोग प्रोटेस्ट करें। ये कोई गवर्नमेंट का फैसला नहीं है कि आप लोग प्रोटेस्ट करें। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। और हम लोग कोई और एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले लोग नहीं है, बल्कि हम लोग लॉ की तैयारी करने वाले लोग हैं। इसलिए हमें उस प्रोटेस्ट को ना कर कर अपनी लड़ाई लीगली लड़ने की जरूरत है। तो मेरा इस वीडियो से किसी भी पर्सन को सजेशन नहीं है कि वो किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट करने की कोशिश करे, सड़कों पे उतरने की कोशिश करे। मैं इस वीडियो से कहीं पर भी किसी भी बच्चे से ऐसी उम्मीद नहीं करना चाहता। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ रहें, अपनी पढ़ाई करें, अपना ध्यान 3 गुना करें और अपनी तैयारी में लगातार रहें, क्योंकि अगला साल हम लोगों के लिए एक नया सवेरा लेने आने वाला है। क्योंकि इससे सबसे ज्यादा तो हिट होगी एक वुमेन। जो बच्चियां तैयारी कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े फैसले सुना दिए वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, पर इन बच्चियों का क्या, जो जुडिशरी की तैयारी करना चाहती हैं, क्या उसमें अब बच्चियों को जुडिशरी की तैयारी करने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? क्या उनके माँ बाप उन्हें एलएलबी करने के बाद 3 साल का समय देंगे कि जाओ पहले 3 साल कोर्ट में प्रैक्टिस करो, उसके बाद तैयारी शुरू करो और उसके बाद जज का एग्जाम निकालो? तो क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे जुडिशरी में जो गर्ल्स हैं उनकी एंट्री बंद हो जाए? तो ऐसे बहुत बड़े सवाल हैं जो कि इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर हम रेस कर सकते हैं। और हमें यह भी समझ आ रहा है कि हमारे इंटरेस्ट को सही से नहीं रखा गया। इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा कि हम लोग रिव्यू पिटीशन के थ्रू ही सिर्फ और सिर्फ इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे, और किसी मीस और मीडियम के थ्रू हम उसे चैलेंज नहीं करने वाले। ठीक है? तो मैं आप लोगों से इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि आप लोगों को कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये साल हमारे पास है और अगला साल हम लोगों के लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा, मगर हमें उसी पेड़ की तरह खड़ा रहना है जिसके ऊपर बड़े होने के बाद ऊंचे होने की वजह से बिजलियां गिरती हैं। हमें उसी पेड़ की तरह डटकर खड़े रहना है। हमें उस योद्धा की तरह लड़ाई लड़नी है।
क्योंकि हमें याद रखना है कि जज और वकील असली संघर्ष के बाद ही आता है। ऐसे ही यूं ही आप लोगों को लर्नेड नहीं कहा जाता, तो हमें उसी लर्नेड की पहचान यहां भी दिखाने की जरूरत है। दोस्तों, तो ये था मेरा आप लोगों से इस वीडियो के थ्रू मैसेज। तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तैयारी में डटे रहें, निराश ना हो। साथ ही असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जामिनेशंस भी आते हैं, वहां भी आप लगे रहे। मैं आप लोगों को जल्द ही अपडेट करूंगा डायरी नंबर के साथ, जहां हम लोगों ने इस पर रिव्यू पिटीशन फाइल किया, और उम्मीद करते हैं सब कुछ बेहतर होगा और हम अपनी बातें सारी सुप्रीम कोर्ट के सामने कहेंगे, और ये भी कहेंगे कि हमें ओपन हियरिंग का मौका दिया जाए। हाँ जी सर, व्हाट इफ रिव्यू में भी कुछ ना हो, हम वेट करते रहे और प्लान बी में भी काम ना करें? बेटा, मैं ऐसे बोलूंगा, लॉ पढ़ने वाले को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। लॉ पढ़ने वाले की बहुत पूछ है, इसलिए आपको, मुझे नहीं लगता कि प्लान बी बनाने की जरूरत भी है। मैं तो इनफैक्ट जुडिशरी के बच्चों से हमेशा कहता था, ये यूपीएससी की तैयारी नहीं है जहां प्लान बी बनाकर कुछ सोचने की जरूरत है। मैं हमेशा यही कहता था, आप लोगों के पास प्लान बी हमेशा होगा, हमेशा होगा। उससे बच के चलना है और तैयारी के लिए लगातार लगे रहना है, ये ज्यादा जरूरी है। भाई, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, आज वीडियो में कैमरा बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, तो इसलिए वीडियो में इशू हो रहा है। सर, जो लोग इस बार एलिजिबल होंगे उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी, बिल्कुल बेटा, मना नहीं करूंगा। जो लोग इस बार एलिजिबल हैं उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि क्योंकि जल्द ही एग्जामिनेशन आएगा और उन लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि कंपटीशन नहीं होगा। पर मैं ऐसे बोलूंगा कि रिव्यू पिटीशन का अगर फैसला हमारे फेवर में आया, जैसा कि हम प्रार्थना करेंगे कि जरूर आए, और हम अपने पॉइंट कंटेस्ट भी करेंगे, तो 6 महीने अभी भी हैं किसी भी जुडिशरी की वैकेंसी को नोटिफाई होने में, क्योंकि हाईकोर्ट टाइम लेगा, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट टाइम लेगा, तो हमारे पास 6 महीने हैं। उम्मीद करेंगे कि सब बेहतर हो, और जो नई वैकेंसी आए उसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए। आसाम जुडिशरी का प्रीलिम्स कब तक आने वाला है? बेटा देखो, जब तक कि नोटिफाई नहीं हो जाती डेट, मैं कोई भी ना ऐसी ही बात नहीं कहता बिना फैक्ट के। या तो मुझे किसी भी तरीके से सोर्स से पता चलती है तब मैं कह पाता हूं। मैं कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं देता, मेरी वो आदत ही नहीं। भाई, बहुत कम सीट है बेटा। जुडिशरी क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ एक सीट की जरूरत है। जुडिशरी क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ एक सीट की जरूरत है। अगर 6 सीटें आई हैं तो आपको सिर्फ एक सीट लेनी है। आपकी लड़ाई आपके अपने तरफ है। आपको डिसाइड करना है कि लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी 172 क्वेश्चंस पर, मुझे इस बार 175 ठीक करके आने। बात खत्म हो गई। बड़ा क्लियर कट प्रीलिम्स की तैयारी का तरीका है। मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ से 3 नंबर 4 नंबर ज्यादा की तैयारी। मुझे इससे क्या मतलब कि 4 सीट है या 3 सीट है, मुझे तो लास्ट ईयर की कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाने हैं। ये मेरा क्राइटेरिया होना चाहिए। अपने आप मैं क्वालिफाई कर लूंगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक सीट चाहिए ना जज बनने के लिए। जी, रिव्यू पिटीशन फाइल करके अपडेट देना। बेटा, कोई फॉल्स होप नहीं दूंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने जजमेंट पढ़ा है। मैं आप लोगों से ये भी कह सकता हूं, देखो, पहले तो इस चीज की फिजिबिलिटी के बारे में मैं बात करूंगा, क्या मुझे आपको रिव्यू पिटीशन यूट्यूब पर दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? ठीक है, तो अगर पॉसिबल होगा तो एक बार हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। किसी का कोई पॉइंट होगा तो उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। उसके बाद ही हम लोग उस रिव्यू पिटीशन को फाइल। ठीक है दोस्तों, तो पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूं। सर, रिव्यू पिटीशन से कुछ हो सकता है? मैं बोलूंगा 110%।
मैं खुद केसेस कंटेस्ट करता हूं, मुझे पता है यार, पॉसिबिलिटी है, जजमेंट में बहुत सारे गैप नजर आ रहे हैं। ऐसा हम लोग सिविल जज के तौर पर क्या फेस करने वाले हैं जो कि यूपीएससी करने वाला, आईएएस पीसीएस या नीट करने वाला बच्चा नहीं फेस करने वाला। नीट करने वाले बच्चे को एमबीबीएस देने से पहले बोलो ना यार कि वो बच्चा पहले 2 साल हॉस्पिटल में काम करके आए। नहीं नहीं सर, वो तो 5 साल पढ़ेगा। अरे तो भाई, जुडिशियल एस्पिरेंट भी तो पढ़ के एग्जाम देकर बैठा है ना, तभी तो वो उस कुर्सी पे जाके बैठा है। तो मैं ये भी इस फेवर में नहीं हूं कि कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि सर जो एमपी में क्राइटेरिया था 70% का वो कर दो। अरे हम सारे स्टेट्स की बात कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसके आते हैं 70%? शायद मुश्किल से एक बच्चे के, और वो भी सालों में। ऐसी भी तो यूनिवर्सिटीज हैं। तो हम कैसे कहते हैं कि 70% क्राइटेरिया होना चाहिए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या वुमेन की एंट्री बंद करना चाहता है जुडिशरी में? ये भी तो एक सवाल है। कैसे बच्चियों को टाइम मिलेगा? आप एक तरफ कहते हो कि लॉ करने की कोई उम्र नहीं है, पर सिविल जज के लिए आप रिस्ट्रिक्शन इंपोज करना चाहते हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री है, इतिहास है, कि सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है, न्याय किया है। ऐसी ही हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। भले ही इस जजमेंट में हमारे अगेंस्ट रहा और हमारे साथ इनजस्टिस हुआ, क्योंकि हमारी बातें सही से सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखी। ठीक है दोस्तों, तो यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ हों। और मैं चाहूंगा भी कि देखो, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, पर हम एक दूसरे के साथ परिवार की तरह रहें और एक दूसरे के दुख को समझें। कोई भी ऐसा पर्पस ना हो कि आपको ऐसा लगे कि यार ये आदमी तो चाहता है कि अपना प्रमोशन करना। ऐसा मेरा कोई पर्पस नहीं। जो बच्चे मुझसे पिछले काफी सालों से पढ़ रहे हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे बिहेवियर को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं किसी भी तरीके की बेवजह की प्रमोशनल एक्टिविटी में नहीं रहता। मैं सिर्फ उतनी ही बात करता हूं जो कि पॉसिबल होती है। मैं उससे ज्यादा बात ही नहीं करता। तो इसलिए मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए और तैयारी को लगातार कंटिन्यू करते रहिए। क्योंकि अगर 1 साल तैयारी रुक गई तो इसका मतलब आप 2 साल तैयारी से पीछे हो जाते हैं। इसलिए तैयारी लगातार करते रहनी है। 1 साल तैयारी छोड़ने की वजह से 2 साल पीछे हो जाएंगे, तो 3 साल सुप्रीम कोर्ट की बात सच ना हो जाए हमारे लिए। इसलिए ये साल तैयारी करते रहना है, क्योंकि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हमारे सामने है। फिलहाल आज के लिए मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में दोस्तों विदा लूंगा। मुझे बहुत दुख है कि जो आप लोगों के साथ इंजस्टिस हुआ, पर हमारे पास एक उम्मीद की किरण है और हम लोगों को योद्धाओं की तरह उस कठिनाई का सामना करने की भी जरूरत है। थैंक यू दोस्तों।